मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 1 जुलाई से लेकर अभी तक के जितने भी हमारा साइंस में हो चुका था उन सारे वीडियोस भेज दिए थे। आई होप आपने उन वीडियोस को प्रॉपर्ली देख लिया था। जब हमने लास्ट इस चैप्टर को पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि जो माइक्रोब जिनकी वजह से मतलब माइक्रोब्स कैसे हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स का यूज़ होता है वैक्सीन्स बनाने के लिए, कुछ माइक्रोब्स का यूज़ होता है मेडिसिन बनाने के लिए। ओके, वैक्सीनेशन के बारे में जाना था, वैक्सीन के बारे में जाना था, इम्यूनिटी के बारे में जाना था। और लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी कि वो टाइम पीरियड जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि 0 मंथ में कौन कौन सा वैक्सीनेशन किया जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि BCG का इंजेक्शन जन्म के तुरंत बाद ही लगाया जाता है। फिर उसके बाद में 3 to 12 मंथ्स में डिफरेंट वैक्सीनेशन, और ऐसे हमने 5 से 6 साल की उम्र तक में जो डिफरेंट वैक्सीनेशन थे इसके बारे में जो वैक्सीनेशन जो अलग अलग वैक्सीनेशन थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ऐसा ही एक फैक्ट आपकी बुक में है अबाउट डॉक्टर एडवर्ड जेनर, जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बच्चों एक समय था जब ये बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी थी। ओके, जिसको कि हिंदी में चेचक कहा जाता है। ओके, तो इसके बाद तो बहुत उस समय बहुत जब महामारी जब ये फैली थी उस समय तो बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट हुए थे। तो उसी दौरान साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर थे जो कि एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने डिस्कवर की थी इसके लिए वैक्सीन इन द ईयर 1798। अब वो कैसे उन्होंने डिस्कवर करी कि उन्होंने ये नोटिस किया दैट ही नोटिस दैट milkman did not suffer from smallpox even during epidemics if they had earlier suffered from cowpox। अब उन्होंने ये नोटिस किया जी कि जितने भी दूध वाले जो दूध सेल करते हैं उनको स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं जब महामारी फैली थी। इनफैक्ट जिनको मतलब उस समय काउ पॉक्स भी होता था, अगर सिंस मिल्क मैन है वो काउस के कांटेक्ट में आता है तो वो भी उनको भी काउ पॉक्स हो जाता था। तो अगर कोई मिल्क मैन है उसको अगर पहले अगर काउ पॉक्स हो चुका है तो उस इंसान को स्मॉल पॉक्स यानी चेचक हुए ही नहीं थे। फिर उन्होंने क्या करा, 14 मई 1796 में डॉक्टर जेनर टुक काउपॉक्स मैटर फ्रॉम ब्लिस्टर्स ऑन द आर्म ऑफ मिल्कमैन एंड इंजेक्टेड दैट इनटू द आर्म्स ऑफ एन 8-year बॉय जेम्स फिप्स। अब उन्होंने क्या करा कि अब बच्चों उन्होंने क्या करा, जो मिल्कमैन थे उन्होंने क्या करा कि जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने क्या करा, जो मिल्क मैन होते हैं उनकी बॉडी में से उन्होंने जो काउ पॉक्सिन्स काउ के कांटेक्ट में आते थे तो जाहिर सी बात है उनके जो वायरस जो थे वो कहीं ना कहीं होंगे उनकी बॉडी पे। तो वो उन बॉडी से उनको अलग करके एक छोटे से जो बॉय था 8-year old बॉय उनके बॉडी में इंजेक्शन दिया। ओके, अब थोड़े दिन बाद फिप्स जो हैं उनको काउपॉक्स हो गए और वो रिकवर भी हो गए विदाउट एनी मेडिकल अटेंशन। फिर जुलाई 1 में उन्होंने क्या करा कि इन 1796 डॉक्टर जेनर ने उसी बॉय जो जेम्स फिप्स था उसी को स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन लगाया। अब जैसे स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन लगाया तो उसमें उन्होंने ये नोटिस किया कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। उसके साथ साथ उसको बॉडी में इम्यूनिटी बनना स्टार्ट हो गई जो कि स्मॉल पॉक्स से लड़ सके। इन तरीके से डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डिस्कवर की थी फॉर स्मॉल पॉक्स। ये तो बच्चों हमारा डिस्कशन हो गया अबाउट माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से दवाइयाँ बनी हैं। ओके, वैसे इसमें एक और है बैक्टीरिया जो कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स टैबलेट बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। अभी तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना जो कि हमारे यूज़ आ रहे थे, कुछ कमर्शियल यूज़ में आ रहे थे, कुछ खाने बनाने में यूज़ आ रहे थे, कुछ दवाइयों में, कुछ वैक्सीनेशन में, इन सब में यूज़ इनका आ रहा था। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता होता है उसे वो बढ़ाते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने ऐसा ही एक राइबोसोम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था जो कि प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट रहता है और वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेता है नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रेट्स में, जो कि सॉइल के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाता है।
ओके, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें ये पाया जाता है। ओके ओके, ये इमेज है आपकी, एक लेग्यूमिनस प्लांट है, उसकी रूट्स में इस पाए जाते हैं, इसमें इमेज है। सिंस इट्स अ माइक्रोऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आई। सो राइबोसोम बैक्टीरिया का काम क्या है, जितना भी नाइट्रोजन गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करता है सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में, जिसको कि हम नाइट्रेट कहते हैं। ओके, आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हेन द रूट डिकम्पोज द नाइट्रेट प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल मिक्स विद द सॉइल एंड एनरिच इट। और जैसे ही हार्वेस्टिंग हो जाती है, एक बार फसल कट जाती है, जो जड़ बच जाती है वो डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि मरना स्टार्ट हो जाती है। एंड एज सुन एज ये प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जितने भी नाइट्रेट रूट मॉड्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं, यानी जड़ में प्रेजेंट रहते हैं, वो सारे नाइट्रेट्स किसके साथ मिल जाते हैं, सॉइल के साथ। और हमारी सॉइल जो है एनरिच हो जाती है, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स उसके बढ़ जाते हैं। ओके, उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड बढ़ जाता है और फिर उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। ओके, अब जो आपको इमेज दिख रही है ब्लू ग्रीन एल्गी की। आप जानते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या काम करता है, हाउ इट इज़ यूजफुल। सम बैक्टीरिया इन ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग इन द सॉइल ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रेट्स। केवल राइबोसोम बैक्टीरिया ही इकलौता बैक्टीरिया नहीं है जो कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को डिफरेंट नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। ऐसा ही एक और बैक्टीरिया जिसको कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया का ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ओके, एल्गी नाम है उसका। वो उसका काम भी है जितना भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इन बैक्टीरियाज को जिनका काम ये होता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, ऐसे माइक्रोब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है। ओके, अब इन माइक्रोब्स का और भी इम्पॉर्टेंट काम है, ये हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन करते हैं ना। एक तरह का ये एडवांटेज भी है कि माइक्रोब्स जो होते हैं खाने में, वैक्सीन में, दवाई वगैरह सब में यूज़ करें, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं। पर कुछ माइक्रोब्स या मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। कैसे करते हैं आइए जानते हैं। The microorganism decompose that organic waste of plant and animal by converting them into harmless simpler substance which are restored to the soil and increases its fertility। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है प्लांट का, मतलब डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, हार्मलेस कर देते हैं। ओके, जो कि हमारी सॉइल में मिला देते हैं एंड एज ए रिजल्ट हमारी सॉइल जो है वापस फर्टाइल हो जाती है। अब इन द एब्सेंस ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म द पाइल्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म कुड हैव कवर्ड द अर्थ। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो हो सकता है हमारा अर्थ जो है पूरी तरीके से डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट्स से भरा हुआ होता है। ये बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं, स्पेशली फ्रॉम दैट डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सम बैक्टीरिया डिकम्पोज सीवेज एंड अदर वेस्ट वाटर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जितना भी हमारा गंदा नाली का पानी होता है या वेस्ट वाटर होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। दिस इज़ नेचुरल मेथड टू कीप वाटर क्लीन। एक तरीके की नेचुरल मेथड है जिससे कि वाटर हमारा साफ होता है। इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सम अदर यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। ओके, और भी अदर यूजेस हैं, मिसलेनियस यूजेस हैं। ओके, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर यूजफुल इन लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज। सम बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं स्पेशली इन द लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज में। ओके, बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग बायोगैस। बायोगैस जो कि काउ डंग से बनाया जाता है, गोबर गैस प्लांट जो होता है वो एग्जाम्पल है बायोगैस का। तो बैक्टीरिया जो है बायोगैस जनरेट करने में हेल्पफुल रहता है। दे एक्ट ऑन वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक
animal waste, garbage, agricultural waste and produce biogas. Biogas is used as an fuel. तो क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल का वेस्ट हो गया, कचरा हो गया, गार्बेज हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, और इन सब कुछ हम इकट्ठा डालते हैं तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया एक्ट करता है और बायोगैस प्रोड्यूस करता है. ओके. Now, some bacteria live in digestive system of ruminants like cow and goats. These bacteria help the ruminants digest cellulose present in grass and plants. सब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं काउ के डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो जहाँ पे उनका खाना पचता है वहाँ प्रेजेंट रहते हैं. तो ये बैक्टीरिया क्या हेल्प कैसे करते हैं, जितना भी वो ग्रास या प्लांट खाते हैं उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट harmful microorganisms that are very harmful. ओके. जो कि इनफैक्ट ह्यूमंस में अगर या कंटामिनेट हो जाए तो क्या होता है, ह्यूमंस की डेथ तक हो सकती है. ओके. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज. ओके. इसमें सबसे पहला आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कम्युनिकेबल डिजीज. ओके. कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है. ओके. ऐसी डिजीज़ जो कि सांस किसी से बात करते समय या वाटर के थ्रू या जब हम कोई खाना खा रहे हैं उसके थ्रू जब फैलती है तो उसको ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बीइंग, प्लांट और एनिमल्स में अगर उनका कांटेक्ट हो जाता है तो इंसान या जानवर या फिर प्लांट्स बीमार पड़ जाते हैं. द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन बीइंग को बीमार कर सकते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं. ओके. अब ह्यूमंस में जो पैथोजेंस जब बॉडी में एंटर होते हैं तो वो किन सोर्सेस के थ्रू हो सकते हैं, जो हम एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं या जो हम पानी है वो हम पी रहे हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उनके थ्रू ये फैल जाते हैं. और वैसे बात है कंटामिनेटेड फूड, वाटर या किसी से हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं यानी कि मुंह से बात करते हैं, उस दौरान भी जो एयर में जो ये माइक्रोब्स अगर मिल जाते हैं और बाय चांस अगर हम इन्फेक्ट हमारे बॉडी में कुछ जाते हैं तो ये हमें इन्फेक्ट कर देते हैं. सो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाय एनिमल्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. ऐसी माइक्रोबियल डिजीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन, फॉर एन एग्जांपल मैं एक इन्फेक्टेड पर्सन हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक हेल्दी पर्सन हो, आपसे मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो उस दौरान आपने या तो मेरा जूठा पानी पी लिया हो या खाना खा लिया हो या हमारा फिजिकल कांटेक्ट हो गया हो या बातों ही बातों में जो वायरसेस थे वो एयर के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो गए हो. ऐसे डिजीजेस जो कि एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में केवल कांटेक्ट में आने से फैलती है, ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. ऐसे डिजीज का एग्जाम्पल हो गया कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी के जो होता है, ये एग्जाम्पल हो गया आपके कम्युनिकेबल डिजीज का. कोरोना वायरस इज एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. आपकी बुक में कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज हैं. अब बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके, तो उनसे हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है. तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में, जिसमें हमें कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी खांसी जो होती है, वो जो वायरल फ्लू होता है जिसको हम वायरल फ्लू के नाम से जानते हैं. फिर इन्फ्लुएंज़ा, ये एक बहुत पुराने समय में ये एक महामारी की तरह फैली थी. डेंगू फीवर हो गया. ओके. पोलियोमेलाइटिस यानी पोलियो, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मीसल्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि वायरसेस से कॉज होती हैं. ओके. इनफैक्ट जो अभी की आज की सिचुएशन में जो कोविड-19 है वो भी एक टाइप ऑफ वायरस है. ओके. जिससे कि सार्स जैसी डिजीज़ होती हैं. ओके. अब थोड़ी देर उसके बाद बैक्टीरिया में टाइफाइड
कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कि टीबी, एंथ्रेक्स, टीटनेस, फूड पॉइजनिंग होना, डिप्थीरिया होना, प्लाग होना। प्लाग पुराने समय में एक महामारी के तौर पे थी, अब हालांकि इसके वैक्सीनेशन हो आ चुका है, तो अब ये एक महामारी नहीं है, अब इसका इलाज पॉसिबल है। ओके, देन होता है प्रोटोजा, जो कि मलेरिया, काला अजहर, इसको ब्लैक फीवर के नाम से जाना जाता है। ओके, एमीबियक, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये प्रोटोजा की वजह से क्रिएट होता है। फंगी, रिंगवर्म होता है, एक टाइप की स्किन डिजीज, आपको हिंदी में आप इसको जो कभी आपने सुना हो, दाद हो जाते हैं, बॉडी में रैशेस टाइप हो जाते हैं या दाद हो जाती है, उसी को हम रिंगवर्म कहते हैं। अब प्रीवियस जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या जो हम खाना खा रहे हैं उनके थ्रू ये फैलती है, या फिर एक हेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है। तो इसमें सबसे पहले हमने जाना था कि थ्रू एयर वी ब्रीथ, कि जो एयर जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान एयर के थ्रू ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर, थ्रू एयर वी ब्रीथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एटसेट्रा स्प्रेड थ्रू एयर वी ब्रीथ। अब ऐसी बीमारी जैसे लाइक कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, एटसेट्रा जो बीमारी हो गई, ये जो हम सांस लेते हैं उस दौरान ये फैल जाता है। ओके, इसमें एग्जांपल आपकी बुक में बहुत अच्छा दे रखा है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड sneezes or cough, fine droplets of moisture carrying germs are released in the air। जब वो एक अनहेल्दी पर्सन है ना, जो कि मतलब उसको बीमारी हुई है, या तो कॉमन कोल्ड हुआ या निमोनिया हुआ है, जब भी वो पर्सन स्नीज करता है, छींकता है या खांसता है, स्नीज का मतलब छींकना और कफ का मतलब खांसना, तो जो खांसता है तो उस दौरान तो कुछ हमारी बॉडी का सलाइवा जो होता है वो फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है और एयर में मिल जाता है, और उन फाइन ड्रॉपलेट्स में, पानी के उन फाइन ड्रॉपलेट्स में जर्म्स रहते हैं। ओके, जो कि एयर में रिलीज हो जाते हैं, और जब आसपास कोई इंसान से बात कर रहा होता है, जब एक हेल्दी पर्सन उसी एयर को ब्रीथ करता है, तो वो एयर के मीडियम से वो सारे जर्म्स, जो कि इन्फेक्टेड जर्म्स है, वो उसकी बॉडी में इंटेक्ट हो जाते हैं। ओके, और उस पर्सन को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर दिस रीज़न वी शुड कीप आवर हैंड और हैंकरचीफ ऑन माउथ एंड नोज। और इसी वजह से ये सिखाया जाता है कि जब भी आप स्नीज करें या फिर कफ करें, तो आप हाथ का यूज़ करें एज ए बैरियर, या फिर अपने रुमाल का यूज़ करें, ताकि जब आप स्नीज करें या कफ करें तो जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में ना फैले। ओके, देन थ्रू वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो कि वाटर के मीडियम से फैल जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसमें किसी टाइप के वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, तो हमें वो बीमारी हो सकती है। ऐसी बीमारी हैं कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस ए, पोलियो। ओके, द कॉलेरा यूजिंग माइक्रोब्स एंटर ए हेल्दी पर्सन थ्रू वाटर, ही और शी ड्रिंक्स एंड इन्फेक्ट देम। और ये स्पेशली कब होता है, जब किसी एरिया में बाढ़ आ जाती है, तो वो जो बाढ़ का पानी रहता है वो उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, वो फिर वाटर बॉडीज़ में मिल जाते हैं, और उस दौरान अगर हम ध्यान ना रखें और हम वाटर डायरेक्टली, जो भी वाटर आ रहा है उसको हम डायरेक्टली इनटेक कर ले, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फॉर दिस रीज़न वी आर एडवाइज्ड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। इसी कारण से जहाँ ये एरियाज में फ्लड वाला सिचुएशन बन रहा है या किसी भी टाइप की नेचुरल कैलेमिटीज़ आ चुकी हैं, तो वहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि वहाँ पे हमेशा पानी को बॉयल करके पीना चाहिए। और इन आवर डेली लाइफ एज वेल, अगर हम डेली लाइफ में भी हैं, स्पेशली अगर हम टैप वाटर का पानी पी रहे हैं, तो उस दौरान हमें वाटर को पहले अच्छे से बॉईल करना चाहिए, ताकि जितनी भी माइक्रोब्स हैं या डिजीज ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट है, उस समय उसके बॉइलिंग की वजह से वाटर से जितनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे। ओके,
नाउ थ्रू फूड वी ईट, प्रोटोजा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, स्पोर्स ऑफ फंगी हो गया, ये प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, फ्रॉम वेयर दे एंटर आवर फूड, और उसी मीडियम से वो हमारे फूड में एंटर होते हैं। देयरफॉर वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर ब्रिंगिंग देम फ्रॉम मार्केट एंड बिफोर ईटिंग, और इसी वजह से एडवाइस किया जाता है कि जब भी हम बाजार से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाए तो उसे बिना धोए ना खाया जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं इससे प्रोटोजा बैक्टीरिया फंगी आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल प्रेजेंट होंगे, और आप उनको विदाउट वॉशिंग अगर आप उनको खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उससे फिर बीमार पड़ सकते हैं। और उसमें स्पेशली प्रोटोजा बैक्टीरियल और फंगी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहने की क्षमता ज़्यादा रहती है। नाउ जो अगला जो फॉर्म है वो है थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। इंसेक्ट्स और एनिमल्स के थ्रू भी हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं, जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि ना कैरियर का काम करते हैं, यानी कि वो एक ऐसा कैरियर होता है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करते हैं। दिस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन एंड कॉज डिजीज। अब इनको वेक्टर्स कहते हैं बिकॉज रीज़न ये है कि ये किसी से इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, फिर उससे वो माइक्रोब्स जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है इनके थ्रू फिर ये किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, फिर वो हेल्दी पर्सन उससे बीमार पड़ जाता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, एक है हाउस फ्लाई और दूसरा है मॉस्किटो का। ओके, सबसे पहले हम हाउस फ्लाई के बारे में जानते हैं। हाउस फ्लाई कलेक्ट्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन इट्स लेग्स एंड माउथ, पार्ट्स फ्रॉम फीकस एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। हाउस फ्लाई जो है डिजीज कॉजिंग जितने माइक्रोब्स होते हैं, जितने भी वेस्ट होते हैं, जो भी वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट पाया जाता है, अपने लेग्स और माउथ के थ्रू इन माइक्रोब्स को कलेक्ट करती है। फिर ये सेम हाउस फ्लाई व्हेन सिट्स ऑन आवर एक्सपोज्ड फूड आइटम्स लिव्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन द फूड। और फिर जब यही हाउस फ्लाई जब हमारे खाने में बैठ जाती है और तो उस वजह से वो माइक्रोब्स हमारे खाने में एंटर हो जाता है, एज ए रिजल्ट ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे फूड को कंटामिनेट कर देते हैं, और जब हम व्हेन वी कंज्यूम सच फूड वी गेट इन्फेक्टेड। और जब हम ये फूड कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें बीमारी हो जाती है। अब जो वेरियस डिजीजेस जो कि कॉज होती है उसमें कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस ये कॉमन है जो कि हाउस फ्लाई स्प्रेड करती हैं थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सो वी हैव अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स। तो इस बात का ध्यान रखा जाए, अगर फूड को सबसे पहले कवर करके रखना चाहिए, इनफैक्ट वाटर को भी। ओके, इसको ओपन नहीं रखना चाहिए, इसको हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए, जिससे कि जो चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड जो होता है वो कम हो जाएगा। देन कम्स द मॉस्किटो। मॉस्किटो जनरल है, ये मलेरिया एज वेल एज डेंगू दोनों फैलाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। द फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो। ओके, मॉस्किटो में जो फीमेल एनोफेलस होती हैं वो ह्यूमन ब्लड को सर्व करती है, सक्स द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग। ओके, वो ह्यूमन जब वो खाना काटती हैं तो उससे वो ब्लड को सर्व करती है। वाइल सकिंग ब्लड इट्स ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम ए प्रोटोजा इनटू ह्यूमन बॉडी। जब इस दौरान में जो मॉस्किटो रहते हैं उसकी बॉडी में प्रोटोजा प्रेजेंट रहता है जो कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट कर देता है। ये प्लाज्मोडियम ही वो प्रोटोजा है जो कि मलेरिया कॉज करता है। ओके, फिर आती है एडिस मॉस्किटो जो कि एज अ डेंगू वायरस को कैरियर करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि डेंगू वायरस जो फैलता है वो मॉस्किटो की काटने से फैलता है, स्पेशली जो मॉस्किटोज हमें दिन में बाइट करते हैं। So most of the mosquitoes breed in water, hence one should not let water collect in coolers। और इसी वजह से आपने कई बार टीवी में एड्स देखे होंगे कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन ये एडवाइस की जाती है कि जो जितनी मॉस्किटोज हैं जो कि वाटर में पनपते हैं तो वहाँ पर इन वाटर्स को इकट्ठा होने ना दिया जाए, कहीं बहुत पुराना पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा पुराना पानी इकट्ठा होता है तो फिर वहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीड होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे पनपना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि द नॉट टू कलेक्ट
water in coolers, tires, flower pots, etc. By keeping our surrounding clean and dry can also prevent mosquitoes from breeding. इसके साथ साथ हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको भी साफ रखना चाहिए ताकि वहाँ पे मॉस्किटोज पनप ना पाए. ओके, अब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं जो हमें रखने चाहिए, मतलब सावधानी जो रखनी चाहिए जिससे कि जो माइक्रोबियल डिजीज़ है उसका खतरा कम हो जाए. इसमें सबसे पहला जो होता है, जितनी भी हम वेजिटेबल्स और फ्रूट लेके आते हैं उनको प्रॉपरली वॉश किया जाए. इनफैक्ट खाने से पहले भी उसे एक बार वॉश जरूर करना चाहिए. ओके, वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट प्रॉपरली बिफोर ईटिंग. सेकेंडली, बॉयल वाटर पर्टिकुलरली व्हेन देयर आर चांस ऑफ इन्फेक्शन. ओके, ऐसे एरियाज में जहाँ पर हमें ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर वाटर कंटामिनेटेड हो सकता है, तो वहाँ पे वाटर को बॉयल करना चाहिए. या वहाँ पे मलेरिया या वायरसेस, जो डेंगू वायरस है, इनकी बीमारी या कॉलेरा बीमारी ज़्यादा फैल रही, तो उस दौरान हमें पानी को बॉयल करके पीना चाहिए. जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन रहता है तो उसको कंप्लीट आइसोलेशन में, यानी कि उसको अलग कर देना चाहिए फॉर कपल ऑफ डेज, 2 to 3 डेज, जब तक कि उसका जो वायरल है वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए. Now keep the personal belonging of the patient away from those of others. अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो बीमार है तो वो अपना हाथ हर जगह लगाएगा, तो इस वजह से उसको उनको बोला जाता है कि आप थोड़ा 2-4 दिन के लिए किसी दूसरे रूम में आइसोलेट हो जाइए. उसके साथ साथ जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए. पर्सनल स्टफ जो वो यूज़ करता है, रीज़न वो होता है कि अगर बाई चांस उसके हाथ के थ्रू उन थिंग्स पे लग जाए, फिर वही चीज़ों पे कोई हेल्दी पर्सन लगा ले और फिर वही हाथ वो अपने उन हाथों से फिर वो इन्फेक्ट हो सकता है. इस वजह से पर्सनल बिलोंगिंग जितनी भी होती है पेशेंट की वो दूर कर देनी चाहिए या फिर उन्हें छूना नहीं चाहिए. फिर इसके साथ साथ मेंटेन पर्सनल हाइजीन, उन्हें खुद भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए. अच्छी सैनिटरी हैबिट्स रखनी चाहिए, लाइक बिफोर ईटिंग फूड हमें हाथ धोने चाहिए. ओके, फ्रूट्स धोने चाहिए. ओके, देन वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट सुटेबल एज टू गेट इम्यूनिटी. बच्चों में एक जो प्रॉपर एज होती है उस दौरान सारे वैक्सीनेशन कर देने चाहिए ताकि उनको इन माइक्रोबियल डिजीज से लड़ने के लिए इम्यूनिटी उनकी बॉडी में प्रेजेंट रहे. मेंटेन गुड सैनिटेशन इन द कम्युनिटी. जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, टॉयलेट्स होती हैं, वॉश बेसिन होती हैं, वहाँ उनको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए. डू नॉट ईट स्टॉल फूड. स्टॉल फूड यानी कि जो बाहर का खाना है, जो कि ठेले पे वगैरह पे जहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन में खाना बनाया जाता है, तो उन जगहों पर खाना नहीं खाना चाहिए. प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स बाई यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स. अपने आप को मच्छरों से बचाने की कोशिश करना चाहिए. इसके लिए आप रात के समय मॉस्किटो नेट्स लगा सकते हैं, मच्छरदानी कहता है, जिससे कि रात के समय मच्छर आपको ना काटे. इसके साथ साथ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आ गई है आजकल. मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाने से भी मॉस्किटोज बाइट नहीं करते. डो नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स. के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आसपास के सराउंडिंग्स में, स्पेशली इन द रेनी सीजन, वहाँ पे पानी कलेक्ट ना हो. तो अगर पानी कलेक्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे और उसके बाद हम बीमार पड़ सकते हैं. तो अगर आसपास के सराउंडिंग्स में, स्पेशली इन द रेनी सीजन, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाटर कलेक्ट ना हो. और आजकल मार्केट में इंसेक्टिसाइड्स के स्प्रे आने लग गए हैं, तो ड्यूरिंग दैट सीज़न हम कोशिश कर सकते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग, इवन हमारे घर के अंदर भी ये स्प्रे किया जाए ताकि मस्कीटोज़ हमारे घरों में ना आ सके, हमें बाइट ना कर सके. पुट फाइन वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज टू प्रिवेंट मस्कीटोज फ्रॉम एंटरिंग आवर होम्स. और आजकल क्या होता है कि जालियाँ होती हैं, फाइन जालियाँ होती हैं जो कि विंडोज़ में या डोर्स में लगा दी जाती हैं, जिससे कि मस्कीटोज घर के अंदर ना आ पाए. ओके, तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे जो कि हम अपना सकते हैं, जो कि इन माइक्रोबियल डिजीज से हमको बचा सकते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट कैसे एनिमल्स और प्लांट्स कैसे इन्फेक्ट होते हैं. अभी तक हमने हमारे बारे में पढ़ा, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा. अब हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स के बारे में जानेंगे. ओके.